नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ और 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में धमाका। इन दोनों मामले में अलग अलग कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट के फैसले पर तो बात करेंगे ही, फैसले के बाद जिस तरह की राजनीति हो रही है उसकी बात भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से माफ़ी की मांग की, क्या रविशंकर प्रसाद मुंबई बम धमाकों में रिहा किए गए उन 12 लोगों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे जिन्हें 19 साल की जेल के बाद सबूतों के अभाव में बरी किया गया? मुंबई बम धमाके को छोड़ दीजिए, 1 अगस्त को कर्नाटका की एक अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी पाया। ये जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार थे और इनके लिए वोट मांगने प्रधानमंत्री मोदी खुद गए थे। क्या वे इसके लिए माफी मांगेंगे? जो सत्ता में हैं वो क्यों नहीं माफी मांगकर गलती स्वीकार कर मिसाल पेश करते हैं? प्रज्वल रेवन्ना पर 2000 अश्लील वीडियो बनाने के कथित रूप से आरोप हैं। एक बलात्कारी के लिए प्रधानमंत्री वोट मांगने जाते हैं। क्या तब और क्या अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उनसे माफी मांगने के लिए कहेगी? पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा इस पर। प्रज्वल रेवन्ना फरार भी हो गया था। अब आते हैं केस पर। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला दिया है। इस फैसले का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया है। 10 दिन पहले 2008 के मुंबई बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया। 19 साल तक जेल में रहने के बाद 12 आरोपी बरी हुए। इस फैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हैरानी जताई और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। क्या महाराष्ट्र सरकार मालेगांव केस में फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी? इसी से साफ हो जाएगा कि उसकी नजर में फैसले का राजनीतिक महत्व क्या है। 11 साल से बीजेपी केंद्र में सत्ता में है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसी भी एजेंसी की साख ऐसी बच गई है जिसके काम पर यकीन हो? ईडी से लेकर राज्यपाल की भूमिका के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और फैसला ही उठाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। मुंबई बम धमाकों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर हमने 21 और 24 जुलाई को 2 वीडियो बनाए थे। हम इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले देखते हैं कि कैसे खबर छपती है और इन खबरों के जरिए आपको क्या बताया जाता है। यह इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, संदेह बहुत गहरे हैं मगर कोई सबूत नहीं। प्रमाण नहीं होने के कारण कोर्ट के सामने मालेगांव बम धमाकों के आरोपियों को बरी करना ही था, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि संदेह बहुत गहरे हैं। अब आप हिंदू अखबार देखिए, उसकी हेडलाइन देखिए, बेहद साधारण हेडलाइन है, मालेगांव ब्लास्ट, स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को रिहा कर दिया। हिंदू ने भी उसी फैसले की रिपोर्ट लिखी है, मगर आरोपियों के खिलाफ संदेह गहरा है यह बात हेडलाइन में नहीं झलकती। इसी के साथ अब आप हिंदी के 2 बड़े अखबारों का पहला पन्ना देखिए। भास्कर और अमर उजाला की हेडलाइन अलग ही भाषा बोल रही है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, शंका के आधार पर नहीं सुना सकते सजा और 17 साल बाद फैसला। साध्वी, कर्नल पुरोहित सहित 7 आरोपी बरी, प्रज्ञा बोली भगवा की जीत। तो आपके सामने भारत के 4 अखबार हैं, एक फैसला है। 3 अखबार की भाषा एकदम अलग है और इंडियन एक्सप्रेस की भाषा अलग। एक्सप्रेस एनआईए जज की उस बात को उभारता है कि संदेह बहुत गहरे हैं मगर सबूत नहीं, और हिंदी के 2 बड़े अखबार भगवा की जीत और आतंकवाद के धर्म की बात करते हैं। यह किसकी राजनीति के हिसाब से किया जाता होगा आपको बताने की जरूरत नहीं। हिंदू अखबार ने हेडलाइन इस तरह से लिखी जैसे अब सब जनता की किस्मत पर छोड़ दिया जाए। कि आपने कभी एक ही खबर को 4 अखबारों में मिलाकर देखा है? कौन क्या कह रहा है कभी देखिएगा। 31 जुलाई को फैसला आया। फैसले की कॉपी तुरंत नहीं मिलती है तो मौखिक टिप्पणियों के आधार पर रिपोर्टिंग हुई। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश AK लाहौटी की यह मौखिक टिप्पणी थी कि 2008 के मालेगांव धमाके में इनका हाथ होने का संदेह बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन महज ठोस संदेह ही सजा के लिए काफी नहीं होते। जज लाहौटी ने कहा कि इतना तो स्थापित हो जाता है कि संदेह काफी गंभीर है, लेकिन सजा देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं, इसलिए अदालत संदेह का लाभ देती है।
विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी एनआईए इनके दोष को साबित करने के लिए ठोस सबूत उपलब्ध कराने में असफल रहा। क्या इन टिप्पणियों के बाद कोई भी इंसाफ पसंद, व्यवस्था पसंद या नहीं सोचेगा कि हमारी जांच एजेंसियां काम कैसे करती हैं, किसके इशारे पर काम करती हैं और कब बदल जाती हैं? 17 साल में भी सबूत नहीं जुटा पाई। मीडिया उन संदर्भों की याद नहीं दिलाता जिसे आप एनआईए की जांच को ठीक से देख और समझ सकें। इसी केस में सरकार की तरफ से वकील रोहिणी सालियान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि इस केस में धीमा चले। यह खबर तब इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। 2015 का साल था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार 1 साल पहले बन गई थी। इस मामले में सालियान ने एक हलफनामा भी दायर किया जिसमें एनआईए के अधिकारी सुहास वार्के का नाम दिया, जिन्होंने रोहिणी को धीमे चलने के लिए कहा था। 2016 में एनआईए के प्रमुख शरद कुमार ने कहा रोहिणी को इस मामले से हटा दिया गया है क्योंकि उनका प्रदर्शन ठीक नहीं है। 2019 में बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से लोकसभा का टिकट दे दिया, चुनाव जीत गई। अगर खबरों में इसकी भी याद दिलाई जाती तो आप भारत की जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके और इनकी जांच को लेकर की जाने वाली राजनीति को बेहतर समझ सकते थे। जब यह फैसला आया तो इंडियन एक्सप्रेस की सुनंदा मेहता ने रोहिणी सालियान से बात की। उन्होंने कहा कि जो होना था पता ही था। अगर आप सही सबूत नहीं रखेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं? जब कोर्ट में अंतिम रूप से सबूत पेश किए गए तब मैं वकील नहीं थी। मैं तो 2017 में ही हटा दी गई। उसके पहले मैंने कई सबूत पेश किए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। वो सारे सबूत कहां गए? रोहिणी सालियान ने कहा कि अगर आप पहले के सबूतों की जगह कुछ और सबूत दे देंगे तो कुछ भी फैसला आ सकता है। वो सारे सबूत कहां गए जिसे रोहिणी सान्याल ने पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था? इन प्रश्नों को मीडिया ने क्यों छोड़ दिया? हिंदी के जिन अखबारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइन छापी है, क्या उन्हें यह भी याद नहीं कराना था कि 2015 में एनआईए की वकील ने दबाव की बात कही थी, 2017 में हटाया गया, 2019 में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया गया? क्या मालेगांव धमाके के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए रविशंकर प्रसाद आपको ये सब बता सकते हैं? नहीं बताएंगे। बीजेपी, राजनीति और गोदी मीडिया में कौन पटरी है कौन रेलगाड़ी कई बार अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इतना एक तरफा छपता है जिसकी कोई हद नहीं। मीडिया ने तो आपको यह भी याद नहीं दिलाया होगा कि 2016 में एनआईए ने मालेगांव धमाके के 7 आरोपियों के खिलाफ मकोका के आरोपों को हटाने के लिए कहा। उस समय ही एनआईए चाहती थी आरोप हटा दिए जाएं और इनके खिलाफ मामला खत्म हो जाए। कोर्ट ने मकोका तो हटा दिया लेकिन साध्वी प्रज्ञा से लेकर बाकी 6 आरोपियों के दोष मुक्त करने से इनकार कर दिया और कहा कि इन्हें आरोपों का सामना करना होगा। अप्रैल 2025 तक इसकी सुनवाई चली है। 323 गवाहों की जांच हुई जिनमें से 34 गवाह पलट गए। पलट जाने वालों में से कई गवाह काफी अहम थे जिनसे साजिश के लिए होने वाली बैठक की पुष्टि की जानी थी। 30 गवाहों की सुनवाई के दौरान मृत्यु भी हो गई। यही एनआईए की विशेष अदालत है जहां विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने फैसला सुनाया। यह फैसला 1000 पन्नों का बताया जा रहा है। एनआईए की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अविनाश रसाल और अनुश्री रसाल थे। साध्वी प्रज्ञा, सेना के इंटेलिजेंस के अफसर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी आरोपी थे जिन्हें एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। हम फिर से बता दें, 2008 में धमाके के 4 महीने बाद ही एटीएस ने चार्जशीट फाइल कर दी। 2011 में यह केस एनआईए को सौंप दिया गया। 2016 में एनआईए ने एक पूरक चार्जशीट दायर की। इसी में कहा कि प्रज्ञा ठाकुर समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। तब स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इन पर लगे आरोप बने रहेंगे और सुनवाई होगी। 1 साल बाद प्रज्ञा को बेल मिली लेकिन बाकी को नहीं। एनआईए की चार्जशीट के 1.5 साल के भीतर सबको जमानत मिल जाती है। 2018 दिसंबर में इस मामले में ट्रायल शुरू होती है। अप्रैल 2025 में पूरी होती है। 31 जुलाई को फैसला आता है।
2008 में मालेगांव में धमाका होता है, 6 लोग मारे जाते हैं, 95 घायल होते हैं। 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेनों में धमाका होता है, 189 लोग मारे जाते हैं, 800 से अधिक घायल होते हैं। इन दोनों फैसलों को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। पता चलेगा कि जांच के नाम पर एटीएस और एनआईए जैसी एजेंसियों ने क्या किया। मुंबई बम धमाके के मामले में बेकसूर को फांसी तक पहुंचाने के लिए 12 लोगों को टॉर्चर किया गया। झूठे सबूत गढ़े गए, जो गवाह लाए गए उनकी पोल खुल गई कि ये सभी दूसरे मामलों में भी आरोपी थे। हमने आपको 21 और 24 जुलाई के वीडियो में यह सब बताया है। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भगवा आतंक कहने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग की, लेकिन वे अपनी पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को कैसे भूल गए। उन्हें लाना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आरके सिंह यूपीए सरकार में गृह सचिव थे, उन्हें भी निशाना बनाया गया था तब कि भगवा आतंकवाद उनका दिया शब्द है, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया, खंडन किया। तब कहा था भगवा आतंकवाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने गढ़ा। इस पर बहुत बहस हुई, बीजेपी ने कई आरोप लगाए। तब शिंदे ने बयान देने के 1 महीने बाद माफी भी मांग ली थी। जब माफी मांगी जा चुकी है, तब रविशंकर प्रसाद कितनी बार माफी मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं माफी मांगते कि आपने प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार किया, कोर्ट ने उन्हें बलात्कार के मामले में सजा दी है। लेकिन जनवरी 2013 में आरके सिंह ने बतौर गृह सचिव यह जरूर कहा कि इस बात के साक्ष्य जरूर हैं कि धमाका करने वालों के तार आरएसएस से जुड़े हैं। जांच के दौरान हमने पाया कि 10 लोगों के संबंध कभी ना कभी आरएसएस से रहे। उस समय कई जगह उनका यह बयान छपा है। 2013 की हेडलाइनें इन्हीं के नाम से बनी हैं कि समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, दरगाह शरीफ में जो धमाके हुए उनमें शामिल 10 लोगों के संबंध आरएसएस से रहे। कुछ ही समय बाद आरके सिंह बीजेपी में आ जाते हैं, आरा से बीजेपी के सांसद बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। जब बीजेपी में आ गए तब आरके सिंह ने कहा बीजेपी और संघ के जुड़े संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करते। उनके लिए कितना आसान है बयान देना, बयान से पलट जाना। आरके सिंह संघ का नाम लेकर संघ को क्लीन चिट देकर सांसद मंत्री बन गए। लेकिन रविशंकर प्रसाद माफी मांग रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। अगर आरके सिंह आज कांग्रेस में होते तब रविशंकर प्रसाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उनका नाम भूल जाते। राहुल गांधी सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स that Madam Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi please apologize to the nation. बीजेपी माफी मांग रही है, लेकिन क्या वह इसकी जवाबदेही ले रही है कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, उसके लिए किसने माफी मांगी? आज तक पता नहीं चला कौन जिम्मेदार है। पहलगाम में आतंकी कैसे आ गए, किसकी जवाबदेही है? जबकि नवंबर 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा था। उनके बाद अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री बनाए गए, जो इस समय बीजेपी में आ गए हैं। उस समय के केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह 7 साल केंद्रीय मंत्री रहे मोदी सरकार में, बीजेपी से सांसद बने। बीजेपी माफी मांग रही है सोनिया गांधी से, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से क्यों नहीं माफी मांग रही है या सवाल पूछ रही है, जो अब उसकी ही पार्टी में है। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। क्या रविशंकर प्रसाद या बीजेपी का कोई नेता तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था जब इसी मालेगांव केस में आसिफ खान
और मोहम्मद अली शेख को बरी किया गया और कहा था कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। इन दोनों को क्यों बरी किया गया? एक ही आदमी झूठ के आधार पर दो दो धमाकों में आरोपी बनाया जाता है और साबित नहीं हो पाता है। 19 साल 12 बेकसूर लोगों को जेल में रखा गया। झूठ के आधार पर 44,000 पन्नों की चार्जशीट बनाई गई। उससे किसी का दिल क्यों नहीं पिघला? 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस 19 साल में 11 साल किसकी थी? बीजेपी की। कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि अत्याचार कर बयान निकलवाए गए। फिर बीजेपी तब क्यों नहीं कुछ बोली? इनके बरी होने पर सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? ठीक है, यह प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं। तो मालेगांव केस में क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगी? उसी मुंबई पुलिस की एटीएस ने अक्टूबर और नवंबर 2008 में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया। कहा मालेगांव धमाके के पीछे दक्षिणपंथी संगठनों का हाथ है। बहुत अंतर है। मुंबई बम धमाके में हाईकोर्ट ने जो कहा है कि एजेंसी द्वारा जो साक्ष्य दिए गए वे विश्वसनीय नहीं है। मालेगांव में कहा गया सबूत पर्याप्त नहीं है। एटीएस कैसे जांच करती है, सबूत जुटाती है? उस समय कौन अफसर थे? क्या उनकी कोई जवाबदेही है? कोई इनसे पूछ भी रहा है? हेमंत करकरे ने मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों से लड़ते हुए जान दी थी। उनकी शहादत देश के लिए थी। ऐसे शानदार अफसर के काम पर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्यों नहीं उन्हें याद किया? हेमंत करकरे के बयान को भी याद कर लेते। अब गोदी मीडिया क्यों नहीं याद दिलाता? तब तो इसी मीडिया ने हेमंत करकरे को हीरो माना था। एटीएस और एनआईए को कैसे क्लीन चिट दिया जा रहा है, जिस पर वकील पर दबाव डालने के आरोप हैं, जिस पर झूठे गवाह लाने के आरोप हैं, जिस हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं, उसी हफ्ते गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में खड़े होकर एनआईए की तारीफ करते हैं। सुनिए। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। मुंबई बम धमाके में एनआईए सही आरोपी को सामने क्यों नहीं ला सकी? और साध्वी प्रज्ञा सहित 7 लोगों के बरी होने के बाद मालेगांव धमाके में सही आरोपी क्यों नहीं सामने हैं? दोनों ही मामलों में सही आरोपी कौन है किसी को पता नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस माफी मांगे। इन जांच एजेंसियों का ऐसा हाल क्यों है? किसे बचाया जा रहा है, किसे फंसाया जा रहा है? क्या जनता को दिखाई नहीं देता? कायदे से रविशंकर प्रसाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस इन जांच एजेंसियों के खिलाफ करनी चाहिए। आज 17 साल बाद देश को नहीं पता मालेगांव में बम धमाका किसने किया। 19 साल बाद देश को नहीं पता मुंबई की लोकल ट्रेनों में धमाका किसने किया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और हिंदी अखबारों की हेडलाइन देखकर लगता है देश को सब पता है। केवल वही पता है जो उनकी राजनीति बताना चाहती है। मीडिया आपको याद नहीं दिलाता। साध्वी प्रज्ञा के बारे में एनआईए के विशेष जज ने कहा है, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि जिस बाइक पर कथित तौर पर बम रखा था वह साध्वी प्रज्ञा का है। बाइक वही है, लेकिन उसका चेसिस नंबर मिटा दिया गया है, इसलिए कोई सबूत नहीं कि यह साध्वी प्रज्ञा की गाड़ी है। फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा दोपहिया वाहन के चेसिस का सीरियल नंबर बरामद नहीं किया जा सका। स्पेशल जज लाहौटी ने कहा, साध्वी प्रज्ञा के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, क्योंकि विस्फोट से 2 साल पहले वे सन्यासी बन गई थीं। इसी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बारे में कहा गया, उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाया या अपने घर पर बम तैयार किया, इसके कोई सबूत नहीं, न बम असेंबल करने के सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि बम धमाके के बाद वहां पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जिसने तोड़फोड़ की। इसकी वजह से कई सारे सबूतों से छेड़छाड़ हो गई। जो फिंगरप्रिंट, डीएनए जमा किए गए वह भी प्रदूषित हो गए, इसलिए नतीजे सही नहीं है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे, और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर
जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए से और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट्स होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्या मीडिया ने इस फैसले को आपको बढ़ चढ़कर बताया या एक ही हिस्से के बारे में बताया? दिसंबर 2018 में बुलंदशहर में गौरक्षा के नाम पर एक भीड़ आई। उसने थाने पर हमला किया, सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर दिया और इस पूरी प्रक्रिया में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। उस केस का क्या हुआ? उस केस में भी फैसला आया है। 6.5 साल बाद इस मामले में सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में 38 लोगों को दोषी पाया। इनमें 2 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में रविशंकर प्रसाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। बीजेपी के नेता और बीबी नगर मंडल अध्यक्ष सचिन अहलावत का और योगेश राज का इनमें नाम है, जिनके बारे में अमर उजाला ने भाजपा नेता लिखा है और दैनिक जागरण ने योगेश को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया है। योगेश राज जिला पंचायत का सदस्य है। पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में आरोपी होने के बाद जिला पंचायत का सदस्य बन गया योगेश। जब यह जमानत पर बाहर आया था तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था, जिन्हें पुलिस ने जेल के गेट से लौटा दिया था। यही नहीं, निषाद पार्टी का पदाधिकारी शिखर अग्रवाल भी आरोपियों में शामिल है। गौ रक्षा के नाम पर भीड़ और उन्माद की राजनीति ने सचिन, योगेश, प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकेंद्र जैसों को अपराधी बना दिया। ये सभी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के मामले में दोषी पाए गए हैं। हमारे पास अब उस समय के वीडियो नहीं है, लेकिन आप गोदी चैनलों पर इसके वीडियो देख सकते हैं। अदानी पूर्व एनडीटीवी में प्राइम टाइम में हमने इस मसले को लगातार कवर किया था। पुराने आर्काइव से आप देखेंगे वीडियो निकालकर, तब इंस्पेक्टर सुबोध को घेरने आई भीड़ बहुत बड़ी थी, प्रचंड भीड़ थी, थाने पर हमला कर रही थी, पुलिस की गाड़ियां जला रही थी और इंस्पेक्टर सुबोध को घेर कर मार दिया गया। उनकी बंदूक चुरा ली गई, आज तक बरामद नहीं हो पाई, वे शहीद हो गए। राजनीति के नाम पर अपराध किया जा रहा है। न जाने इस राजनीति की चपेट में आकर कितने सुधाकर, कितने राहुल, कितने प्रशांत अपराधी बन गए। हत्या और हत्या की कोशिशों के आरोप में जेल में बंद हैं। गौ रक्षा के नाम पर जेल में गए लोगों के नाम निकालिए। हमने इन नामों को लेकर कई बार वीडियो बनाए हैं जो रवीश कुमार ऑफिशियल पर उपलब्ध हैं। मार दिए गए लोगों के नाम निकालिए, आपको राजनीति का दूसरा चेहरा दिखाई देगा। अदालत के फैसले से हार जीत का जश्न मना सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी पुलिस, अपनी जांच एजेंसियों को विश्वसनीय बनाइए, उन्हें दबाव मुक्त बनाइए। तब किसी फैसले के बाद जब कोई जश्न मनाएगा तो वह जश्न संदेहों से परे होगा, ना कि सवालों से घिरा होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।